आइए आज हम लोग जानते हैं सी टेट और एमपी टेट के अंतर्गत मैथ पैडागॉजी को आज पढ़ते हैं। जैसा कि इसके पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं सी टेट और एमपी टेट के अंतर्गत मैथ पैडागॉजी सब्जेक्ट को, जिसमें से इसके पहले आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है। आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से पहला पार्ट है हमारा, इसमें से पहला टॉपिक है निगमन विधि के गुण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित को कैसे पढ़ाया जाए। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है यही चल रहा है गणित को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, आपको इसके पहले टॉपिक लिखा गया था, तो हम उसके अंतर्गत आगमन विधि को पढ़ चुके थे। निगमन विधि को कुछ आधा अधूरा पढ़े हुए थे, उसके आगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो निगमन विधि के गुण आज हम लोग उसके आगे पढ़ रहे हैं। निगमन विधि के गुण, पहला गुण है इस विधि से शिक्षण करने से अध्यापक व छात्र दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। अगर हम निगमन विधि से क्या करते हैं, मैथ पैडागॉजी को, मैथ को पढ़ाते हैं। ठीक है, एक छोटे बच्चे को, कक्षा 1 to 5 का बच्चा है, उसे हम क्या करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं अगर, और हम क्या करते हैं, निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, अध्यापक और छात्र दोनों को क्या होगा, कम परिश्रम करना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, इसका सीधा सा कारण ये है कि हम यहाँ पर सीधे नियम बताएंगे, सूत्र बताएंगे, और बच्चा क्या करेगा, अपने प्रश्न में उसको रखेगा और डायरेक्ट हल कर लेगा। आगमन विधि में हम क्या करते थे, बहुत सारे एक ही प्रकार के उदाहरण को रखते थे और फिर लास्ट में नियम बनाते थे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा परिश्रम लगता था। और यहाँ पे क्या हो गया, हम डायरेक्ट नियम बता के, सूत्र बता के प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, हमें कम परिश्रम करना पड़ रहा है। फिर सेकंड पॉइंट है, जब समयाभाव हो, मतलब हमारे पास समय कम हो, तो उस स्थिति में यह गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, ठीक है, ऐसा है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें बहुत सारा पढ़ाना है, 5 यूनिट पढ़ाना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें निगमन विधि का उपयोग करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को, एक अच्छे अध्यापक को निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका समय पर जो पाठ्यक्रम है उसकी पूर्ति हो जाएगी, बच्चे पूरा पढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट है, इस विधि के शिक्षण में प्रयोग से बालकों की स्मृति शक्ति का विकास होता है। स्मृति शक्ति मतलब एक बच्चा सीधे सीधे रट लेता है, उसकी मेमोरी में रटंत ज्ञान भर जाता है, क्योंकि आपने सीधे उसे नियम बता दिया, उसे सूत्र बता दिया, बच्चा क्या गया, सीधे रट्टा मार लिया और उसकी मेमोरी में क्या हो गया, आ गया। जो नियम बताया, जो सूत्र बताया, बच्चे ने सीधे सीधे उसे रट लिया। अगला पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से गणित का कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। जब हम क्या कर देते हैं, नियम बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं, हमारे पास कोई प्रश्न होता है, क्वेश्चन आ गया, तो उसमें हमें क्या चाहिए, नियम चाहिए, सूत्र चाहिए। अगर हम दोनों चीज़ बता देंगे तो क्या होगा, सरल हो जाएगा उसको हल करना। तो ये हमारा क्या है, निगमन विधि के गुण हैं। कितने गुण हैं, 1 2 3 4, जैसा कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निगमन विधि के दोष। अगर निगमन विधि के अंदर गुण हैं तो कुछ न कुछ दोष भी होते हैं। सभी विधियों में, जितनी भी विधियां हैं, जैसे हम लोग आगमन विधि को पढ़ा हुआ था, तो आगमन विधि में कुछ गुण थे, कुछ दोष थे। ऐसे ही निगमन विधि में इतने गुण हैं, कुछ दोष भी हैं, लेकिन ये मान के चलिए जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके गुण बहुत ज़्यादा हैं और दोष बहुत कम हैं। तो पहला दोष है, यह विधि अधिगम सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि याद करने पर अधिक बल देती है। ठीक है, अधिगम सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा करके सीखे, बच्चा क्या करे, करके सीखे, लेकिन यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, सीधे नियम सूत्र को याद कर रहा है। इसलिए क्या है, ये हमारा अधिगम सिद्धांत के विपरीत हो गया। हमारा अधिगम सिद्धांत ये नहीं कहता कि एक बच्चे को सीधे नियम बताइए, सूत्र बताइए, उसको याद कराइए। उसे क्या करिए, आप उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करके बताइए, ठीक है, करके सिखाइए। जबकि निगमन विधि में ऐसा नहीं किया जाता है। इसलिए क्या है, ये हमारे अधिगम सिद्धांत हैं उसके विपरीत हो गया। सेकंड पॉइंट है, इस विधि में बालक यंत्रवत याद करता है, मतलब सीधे सीधे रट्टा मार लेता है।
अगर हम यहाँ पे कुछ सूत्र लिख दिया तो बच्चा क्या करेगा, उसे सीधे सीधे रट लेगा और उसे ये पता नहीं होता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अगर हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया है x + y = 2 अगर मैंने लिख दिया तो बच्चा ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे कैसे 2 हो रहा है, कैसे x है, कैसे y है, वो सीधे सीधे इसको याद कर लेगा और क्या होगा, वो याद कर लेगा तो उसे कहीं ना कहीं यंत्रवत याद करना कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, निगमन विधि के दोष हो गए। हमने क्या जाना, मैथ पेडागोजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। उसमें से आगमन विधि हो चुकी है, निगमन विधि भी हो चुकी थी आधी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। उसके आगे हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें से 4 गुण हो गए, 2 दोष हो गए। आगे हम लोग जानते हैं ये अगली विधि को। अगली विधि है हमारी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, अब अगली विधि है हमारी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ठीक है, हम इसके कार्य विधि को समझते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्लासरूम में। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं एक यहाँ पर चित्र के माध्यम से। जैसे यहाँ पर एक टीचर हो गया, ठीक है, टीचर क्या है हमारा मुख्य केंद्र में है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, स्टूडेंट इधर हैं और टीचर कहाँ है, मुख्य केंद्र पर है। तो जो टीचर होगा उसका सीधा संबंध स्टूडेंट से होगा, सीधा संबंध स्टूडेंट से होगा, सीधा संबंध स्टूडेंट से, सीधा संबंध स्टूडेंट से। बच्चे आपस में वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, लेकिन व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर बोलता है बच्चे सुनते हैं, टीचर बोलता है बच्चे सुनते हैं, टीचर बोलता है बच्चे सुनते हैं, टीचर बोलता है बच्चे सुनते हैं। बच्चे आपसी वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बार और फोकस करेंगे। यहाँ सेंटर में कौन होता है, टीचर होता है, बच्चे इधर होते हैं और टीचर क्या करता है, अपने व्याख्यान को देता है, बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, केवल और केवल सुनते हैं। और उनका सीधा संबंध कहाँ से होता है, टीचर से होता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे मुख्य केंद्र बिंदु कौन है, अध्यापक है। यहाँ पे जैसे हमने बता दिया। फिर अध्यापक की भूमिका क्या होती है, सक्रिय होती है, क्योंकि अध्यापक क्या कर रहा होता है, अध्यापक क्या कर रहा होता है, अपने व्याख्यान को दे रहा होता है, बच्चे वहाँ पे केवल सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पे बालक की भूमिका क्या हो जाएगी, शांत या मुख्य श्रोता हो जाएगी, क्योंकि बच्चे केवल क्या कर रहे हैं, अध्यापक यहाँ से बोल रहा है, बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं। फिर विचारों का प्रवाह कैसे होता है, अध्यापक से छात्र की ओर, यहाँ से, जैसे यहाँ पे अध्यापक है, यहाँ पे छात्र है, अध्यापक बोल रहा है, छात्र सुन रहा है, अध्यापक बोल रहा है, छात्र सुन रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया कि विचारों का प्रवाह कैसा होता है, अध्यापक से छात्र की ओर होता है। फिर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्याख्यान विधि की परिभाषा थोड़ी सी, कि व्याख्यान विधि को आप और अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं, शिक्षण के इस विधि में अध्यापक मुख्य केंद्र होता है। वह अपने विचारों को शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करता है और स्टूडेंट उनके विचारों को शांत भाव से सुनते हैं। अतः विद्यार्थी को हम पैसिव लर्नर कहते हैं। ये व्याख्यान विधि के क्या है, हम एक परिभाषा मान सकते हैं, उसके अर्थ को और स्पष्ट करती हुई ये लाइनें हैं कि शिक्षण के इस विधि में अध्यापक क्या करता है, मुख्य केंद्र बिंदु में होता है। जैसे वहाँ पे हमने फिगर में समझा है, वह क्या करता है, अपने विचारों को शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करता है, शब्दों के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है अपने विचारों को। और जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं, उसको शांत भाव से सुनते हैं। तो जब स्टूडेंट शांत भाव से सुन रहा है, इसलिए हम स्टूडेंट को क्या कहते हैं, पैसिव लर्नर कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, पैसिव लर्नर कहते हैं, या शांत या मुख्य श्रोता कहते हैं। हमारे व्याख्यान विधि के 2 अन्य और नाम हैं, चाक एंड टाल्क मेथड, बाती और खड़िया विधि। एक बार और सुनेंगे, चाक एंड टाल्क मेथड, बाती और खड़िया विधि। फिर अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं। अधिकतर कभी कभी हमारे माइंड में आ जाता है कि व्याख्यान विधि तो हिंदी में पढ़ाई जाती है, मैथ में कैसे आ गई व्याख्यान विधि। लेकिन हम जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम सभी सब्जेक्ट में सभी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आगमन हो, निगमन हो, संश्लेषण हो, विश्लेषण हो, व्याख्या हो, प्रयोगशाला हो। तो हम यहाँ पर क्या किसको केवल देखेंगे, व्याख्यान विधि को। कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, नए अध्याय के प्रारंभ में करते हैं। कोई आपने
चैप्टर शुरू किया तो आप पहले क्या करते हैं, बच्चों को आप बताते हैं कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट ये होता है, लॉस ये होता है, आप क्या करते हैं, उसे व्याख्या देते हैं। तो क्या हो गया, वहाँ पे हम किस विधि का प्रयोग कर लिए, व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ पे कर लिया हमने, नए अध्याय के प्रारंभ में। सेकेंड पॉइंट है आपका, किसी प्रमेय की उत्पत्ति, प्रमेय की रचना और पूर्व भूमिका के बारे में बताने के लिए। ठीक है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, किसी प्रमेय को बता रहे होते हैं, किसी की उत्पत्ति के प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में बता रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, व्याख्यान देते हैं। तो ये दूसरा प्रयोग हो गया किसका, व्याख्यान विधि का। अगला है, किसी गणितज्ञ की जीवनी को बताने में, जैसे हमें आर्यभट्ट के बारे में बताना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें उनके जीवन के बारे में बताना होगा। ठीक है, आपको स्पष्ट हो गया होगा सीधे सीधे उदाहरण के माध्यम से। फिर अगला है, पढ़ाए गए पाठ के पुनरावलोकन या संक्षेपीकरण में। अगर हम कुछ भी पढ़ा देते हैं, बच्चे से हमें कुछ जानना हो कि बच्चे ने का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे ने कितना सीखा हुआ है, तो उसको जानने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। और इससे मान के चलिए आपके जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, 8 शिक्षण विधियां हैं, 8 शिक्षण विधियां हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो मान चलिए आपके 40 प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसका हम आधा कर देते हैं 20 प्रश्न, फिर भी मान चलिए इन 8 विधियों से ही आने वाले हैं। आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें से शिक्षण विधियां केवल यही 8 ही हैं। अगर 8 × 5 करेंगे 40 होगा, तो 40 नहीं मानते हैं, हम 20 मानते हैं। 20 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं। कहाँ से, शिक्षण विधियों से। हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, जैसे हाउ टू टीच हिंदी, वो आपका यही रहेगा, केवल विधियाँ यही रहेंगी, केवल भाषा परिवर्तित होगी, आपके विचार परिवर्तित होंगे, विधियाँ यही रहेंगी।